नमस्कार दोस्तों। मैं नितेश मिश्रा। आज के हमारे गेस्ट राजेश ठाकुर जी हैं, जो कांग्रेस के जाने माने चेहरे हैं और झारखंड के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। तो सर, बिहार में जो हमारी आज की डेट में जो एक कांग्रेस की स्थिति है और जो एक नई अपडेट्स आप देखें, जिसमें कन्हैया लाल जी को जिस तरीके से इन्होंने दोबारा से एक तरीके से एक्टिवेट किया है या फिर एक्टिव रोल में लाए हैं, तो आप उसको आने वाले इलेक्शंस में किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस क्या खुद ही इलेक्शन में जाना चाहती है, सिंगल हैंडेडली लड़ना चाहती है, एक अलायंस के साथ ही जाएगी जो आरजेडी के साथ पुरानी अलायंस रही है? नहीं नहीं, नमस्कार। सबसे पहले दर्शकों को और आपको, जहां तक बिहार के चुनाव की बात है तो निश्चित रूप से जब भी कहीं चुनाव होता है और पूरे देश में हमारा संगठन है तो हम संगठन के हिसाब से अपनी तैयारी तो करेंगे ही। जब गठबंधन होगा तब गठबंधन की बात की जाएगी। अभी तो संगठन पहले जरूरी होता है और संगठन सर्वोपरि है हमारे लिए। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह से स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संगठन को मजबूत करना है, जो हमारा बेलगामी में जो चर्चा परिचर्चा हुई उसमें ये तय हुआ कि हम संगठन को मजबूत करेंगे और जो ये वर्ष है संगठन सृजन का वर्ष होगा 2025। तो उस निमित्त हम लोग लगातार कार्यक्रम करेंगे। आप बिहार में तो चुनाव है, जहां झारखंड में चुनाव नहीं वहां भी लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। तो हम समझते हैं उसका एक हिस्सा है। हाँ, ये अलग बात है कि जब भी कोई एक्शन होता है तो उसको तरह तरह के नजरियों से देखा जाता है। और एक नजरिया ये भी है कि बिहार में चुनाव है तो कुछ जो मीडिया के साथी हैं वो उसको इस मायने में लगाते हैं कि कुछ अलग की तैयारी है, कि कांग्रेस अकेला लड़ना चाहती है। इस तरह की कई बातें होंगी। देखिए, कुछ तो भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग इस तरह के प्रचारित प्रसारित कराने में आगे रहते हैं, वो उनका माध्यम चाहे मीडिया ही क्यों नहीं हो। लेकिन हम ये समझते हैं कि हमको अपने संगठन को मजबूत करना है। और जब हम अपने संगठन को मजबूत नहीं करेंगे तो गठबंधन को क्या फायदा होगा। फिर हम संगठन अगर अपनी मजबूत नहीं है तो हम गठबंधन को कैसे मदद करेंगे। और क्या हम 4 जिलों में सिमट के रह जाए। हम सभी जिलों में अपना काम कर रहे हैं तो हमें लगता है कि इस पर बहुत किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग ये जो कोशिश कर रहे हैं, आम आवाम के मुद्दों को केंद्र बिंदु में रख करके पद यात्रा कन्हैया कुमार जी निकाल रहे हैं। और ये हम लोगों की सोची समझी एक रणनीति का आप हिस्सा कह सकते हैं कि जिस तरह से लगातार बिहार में छात्र और युवा परेशान है, बेरोजगारी चरम पर है, और जिस तरह से लगातार सड़कों पे लोग उतर करके विरोध कर रहे थे, हमने उस समय में आपने देखा किस तरह से सभी लोगों ने सहयोग करने का काम किया। हमारे एनएसयूआई के साथी जाकर के उनके साथ धरना में कदम से कदम मिलाकर के काम करने का काम किया। तो उसको एक पूरा व्यापक रूप देने के लिए और कैसे छात्रों को रोजगार मिले, कैसे उनकी सारी व्यवस्था मुकम्मल हो, उसके लिए हम लोग ये लड़ाई शुरू किए हैं। और पद यात्रा के माध्यम से हम छात्रों युवाओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे। जिनके मुद्दे अहम हैं उनको साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। कन्हैया कुमार को जिस तरीके से कांग्रेस एक बार फिर प्रोजेक्ट करने कर रही है, आपको लगता है कन्हैया कुमार का फेस एक जिस तरीके से एक नेशनल लेवल पे एक एंटी नेशनल एक इमेज जो बनी है जेएनयू की घटना के बाद, तो उसको लगता है कि उससे कांग्रेस को कोई कन्हैया कुमार को फेस को अगर हम प्रोजेक्ट बिहार में करें तो उससे कुछ फायदा दिखता है आगे? नहीं, देखिए, एंटी नेशनलिस्ट जो लोग हैं वो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि वो कन्हैया कुमार एंटी नेशनल है। अगर एंटी नेशनल थे तो जिस तरह से पूरी भारत सरकार ने उनको एंटी नेशनल घोषित करने में अपना समय जाया किया और जिस तरह की कार्रवाई सारी हुई, अब तक नतीजा क्या है? सिफर है। सिर्फ आप किसी को बदनाम करने के लिए राष्ट्र विरोधी गतिविधि बता दें और फिर उसको आप साबित नहीं कर पाए, सिर्फ और सिर्फ मीडिया के प्रोपेगेंडा से उनके इमेज को क्रश किया जाए, तो लोग समझ गए हैं। लोग सारी बात समझते हैं। छात्र और युवा इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। पूरे देश में उनकी बातों को सुनने के लिए लाखों लाख युवा खड़े रहते हैं। तो उसमें कोई क्या सोचता है, कोई क्या कहता है, उस पर बहुत फर्क नहीं पड़ता है। हम ये समझते हैं कि वो स्टूडेंट के जो विंग है हमारी एनएसयूआई, जो स्टूडेंट को सुरक्षा देती है, संरक्षण देती है, उनके मुद्दे मसाइल को लेकर के आगे बढ़ती है, उसके वो प्रभारी हैं राष्ट्रीय।
तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि छात्रों को लेकर के, छात्रों की समस्याओं को लेकर के आगे बढ़े। फिर वो बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं तो उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। उस हिसाब से अभी वो जो लगातार इस तरह के मसले आ रहे थे, तो उस पर पार्टी ने निर्णय लिया कि उनको जाकर के उसका नेतृत्व तो करना चाहिए, उन छात्रों का जो परेशान है। तो हम समझते हैं जो लोग उनको एंटी नेशनल बताते हैं, वो आप समझिए कि पूरे बिहार के लोगों को एंटी नेशनल बताने का काम करते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबक सिखाने के लिए कि आप एंटी नेशनल बोलते हो तो जनता बताएगी कि एंटी नेशनल कौन है और किसने किस तरह से साजिश रच करके इस युवा को, इस छात्र को कहीं ना कहीं उनके इमेज को टर्निश करने का प्रयास किया था, उसका भी लोग जवाब देंगे। सर 14 मार्च की जो एक राहुल गांधी के साथ होने वाली मीटिंग थी, उसका स्थगित होने का क्या कारण है? काफी सारी स्पेकुलेशंस हैं। जो बिहार के कांग्रेस के प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी हैं, वो इन चीजों से नाखुश हैं। ये जो नारा कन्हैया कुमार जी ने दिया, ये नौकरी दो और पलायन रोको वाला, तो ये स्पेकुलेशन ये है कि प्रदेश अध्यक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। ये कन्हैया कुमार जी ने एक सोची एक डिसीजन लिया जिसमें कॉन्फिडेंस में बाकी जो पुराने लीडर्स थे उनको नहीं रखा गया। देखिए, जब भी कोई डिसीजन होता है तो सभी लोगों को साथ में लेके होता है। ये मीडिया के गॉसिप्स हो सकते हैं, लेकिन आप ही बताइए कि अगर 14 तारीख को होली है और होली जैसा महान पर्व हो, 14, 15, और आप जानते हैं कि बिहार झारखंड में होली 10 तारीख से चालू हो जाती है, होली मिलन का कार्यक्रम शुरू हो जाता है और ठीक होली के बाद 16 तारीख के लिए कार्यक्रम रखा गया है, तो वो बैठक उस नाते टल गई होगी। तो इसमें बहुत तरह के, मैं कह रहा हूं कि पूरी तरह से ये मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के कोलैबोरेशन से ये गॉसिप आगे बढ़ाए जाते हैं और उसको एक ये एक चेहरा बनाया जाता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। सब कुछ ठीक है। झारखंड में अभी आपने देखा था चुनाव के वक्त कितनी लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और ये भी लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जेएमएम जा सकती है। बहुत तरह की बातें होती थी। वो जो हमारे, जिनको हमने सीएम बनाया झारखंड में, चंपई सोरेन को इतनी इज्जत के साथ, उनको लेकर के वो लोग चले गए, भारतीय जनता पार्टी के लोग। जो आदरणीय गुरु जी की बहू थी सीता सोरेन जी, उनको लेकर के चले गए। लेकिन लोगों ने मन बना लिया था कि ऐसे लोगों को शिकस्त देनी है, जो घर को तोड़ने का काम करते हैं, जो पार्टियों को तोड़ने का काम करते हैं, वैसे लोगों को शिकस्त देना है। और आपने देखा किस तरह से शिकस्त ऐसी दी कि 56 इंच वाले जो सीने की बात करते हैं, उनके 56 इंच को सीने को तोड़ने के लिए हम लोगों ने 56 विधायक देने का काम किया। तो हम समझते हैं वही रिजल्ट बिहार में भी दोहराया जाएगा। और निश्चित रूप से जब कोई मजबूत आदमी कहीं कोई पदयात्रा का नेतृत्व करने जाता है तो चर्चा होती है, और जितनी चर्चा होती है समझिए कि वो पदयात्रा उतनी ही सफल होगी। हम जिस दिन से ये चर्चा शुरू हुई कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, अखिलेश सिंह नाराज है, अखिलेश सिंह वहां के अभिभावक हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और कन्हैया कुमार जी युवा नेता हैं, अल्लावरू जी वहां के प्रभारी हैं। सब लोग मिल के काम करेंगे। पप्पू यादव जी वहां हमारे जाने माने नेता हैं, तो सब लोग मिल के काम करेंगे। और आपने देखा कि इस तरह से पप्पू जी ने और अखिलेश जी ने बात करके जो है पूरे देश को बताने का काम किया कि ऐसे आप लोग परेशान मत होइए, हम लोग साथ साथ हैं। और जो लोग परेशान, जो बिहार की जनता है, उसको परेशानी से हम मुक्त कराने का काम करेंगे सब लोग मिल करके। तो इसलिए कहीं कोई नाराजगी की बात नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ। जी सर, चूंकि होली अभी कल ही था, तो इसी संदर्भ में जो दरभंगा में एक जो मेयर थी अंजू जी, उनका जो एक स्टेटमेंट आया था कि जो होली को 2 घंटे के लिए ब्रेक दे दिया जाए ताकि जुम्मे की नमाज पूरी हो सके। इन चीजों को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जेडीयू ने इसके नहीं, बाद देखिए, नोटिस इन्होंने इशू किया है, लेकिन इन चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम समझते हैं कि सब लोग अपनी अपनी भावना अपने अपने तरीके से व्यक्त करते हैं। यही बात कहीं के डीएसपी ने भी कहा था
उसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समर्थन किया था। तो इस तरह की बातें होती है, लोग कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इसमें कहीं कोई किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं थी। होली अच्छे से हुआ, सब कुछ शांतिपूर्ण ही हुआ। जितना लोग चाहते थे हंगामा हो, जितना लोग चाहते थे कि खून खराबा हो, वैसे लोगों को इस होली के जिस तरह से दहशत फैलाने का काम किया गया, तो अंततः दहशत पे मोहब्बत हावी हुई। जो आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, जिस तरह की लंबी चौड़ी साजिश रची गई थी, उसको कहीं ना कहीं हम नेस्तनाबूद करने में कामयाब हुए हैं। वो उन्होंने एक अपनी भावना व्यक्त की कि 2 घंटे के लिए होली रोक दिया जाएगा। बहुत लोग बोल रहे थे कि नमाज बाद में पढ़ लेंगे। तो इसमें कहाँ कोई दिक्कत की बात है? ये तो दोनों लोगों के भावनाओं की बात है, अपनी अपनी भावना की बात करते हैं। लेकिन हम लोगों को मिला जुला करके ये करना है कि कैसे हम लोग एकजुट होकर के देश को मजबूत करें, और उस काम में कांग्रेस पार्टी लगी है। हम लोग इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग ध्यान देते हैं कि कैसे अमन, चैन और शांति इस देश में कायम रहे। जी। अभी रिसेंटली बिहार में जो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा था वो प्रेजेंट किया। तो इसके मुकाबले अगर हम बिहार की इकोनॉमिक देखें तो लगभग 14% का ग्रोथ है, जो बहुत अच्छा ग्रोथ माना जाता है एक स्टेट के लिए। तो आपको लगता है कि जो एग्जिस्टिंग एनडीए गवर्नमेंट रही है और नीतीश जी, जो कि 15 साल से लगभग इन एंड आउट में सरकार चला ही रहे हैं, तो आपको लगता है कि ठीक ढंग से नहीं चलाया, नौकरी की कहीं ना कहीं कमी रही, जिसके कारण ये जो नारा इन्होंने दिया है, ये नारा पब्लिक को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाएगी? देखिए, पब्लिक को कनेक्ट करने के लिए लगातार हम लोग अपना काम करते रहते हैं। और उन्होंने जो नारा दिया है, वो ऐसे बोगस नारे बहुत चल रहे हैं। आप अगर रिपोर्ट्स देखेंगे तो रिपोर्ट्स में ये भी है कि महंगाई बहुत कम हो गई है। अभी पूरे देश का अगर रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें एक दिन मैं अखबार में छपा देख रहा था, महंगाई में कमी आई है। लेकिन कोई चीज सस्ता तो हुआ नहीं है। तो हकीकत और आंकड़ों में बहुत अंतर होता है। रह गई बात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, तो नीतीश कुमार जी के बारे में कुछ भी बोलना, उनकी सरकार के बारे में कुछ भी बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि वो आरएसएस से प्रभावित होकर के चल रहे हैं। आपने सुना था ना कि किस तरह से विधानसभा में जो उन्होंने बयान दिया था, वो आरएसएस के लोग ही आपस में इस तरह की बात करते हैं। जिस तरह का बयान नीतीश कुमार जी ने दिया था, वो बात कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं करेगा। वो वही करेगा जो आरएसएस में जो लोग रहते आए हैं, जो शादी ब्याह से दूर रहते हैं, उनके साथ बैठने से संगत का असर है कि नीतीश कुमार जी विधानसभा में क्या क्या बोल गए और किस तरह से महिलाओं को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, वो किसी से छुपा नहीं है। और बिहार के लोग हर चीज को बारीकी से देखते हैं कि इस आदमी के शरीर के अंदर जो है आरएसएस का जिन घुस गया है। तो उस आरएसएस के जिन को निकालने के लिए निश्चित रूप से बिहार के लोग पूरी तैयारी में हैं, और कोई भी नारा दे वो फेल होना है। हम ये जानते हैं कि मुद्दों पे चुनाव लड़ना है, और मुद्दों से भटकाने की लगातार कोशिश होगी। उसमें एक कोशिश ये भी रहेगी। तो उसमें कहीं कोई हम लोग बहुत फिक्र नहीं करते। हम लोग सीधी बात करते हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से बात करेंगे। जनता सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है। वो जो मैंडेट देगी उसको मानना पड़ेगा। झारखंड में जिस तरह दिया, आपने देखा झारखंड में किस तरह से बांग्लादेशी आए हुए थे, तो पता नहीं क्या क्या आए हुए थे। अब चुनाव खत्म हुआ, ईडी वाले भी घूम रहे थे, और सब लोग अब पैकअप हो गए। तो उसी तरह से हम समझते हैं कि सबको वहां पैक करना है। और उस निमित्त कन्हैया कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, हमारे पप्पू यादव जी, अखिलेश अखिलेश सिंह जी, अ, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, सब लोग मिलकर के वहां काम करेंगे। और जो हमारे माले के साथी हम लोग सब मिलकर के काम करेंगे। लेकिन हमारी प्राथमिकता है कि हम इतना संगठन मजबूत कर दें कि गठबंधन अपने आप मजबूत हो जाए। हमारा संगठन अगर हर ब्लॉक, हर पंचायत में नहीं होगा, तो फिर गठबंधन किस बात का होगा? गठबंधन तो तभी होगा और गठबंधन की जीत तभी सुनिश्चित होगी जब हमारा संगठन अपने आप को मजबूत कर लेगा। तो हम अपनी मजबूती के लिए, और अलावरू साहब जब से गए हैं वहां प्रभारी बन करके,
निश्चित रूप से उन्होंने पूरी कवायद की है और उस कवायद को अंजाम तक पहुंचाने का काम सभी बिहार के नेताओं का है। और सभी लोग आप देख रहे होंगे जिस तरह से उल्लास के साथ लगे हैं और जिस तरह से अखिलेश बाबू पूरी तन्मयता के साथ इस कार्यक्रम को गति देने में लगे हैं। हम नहीं समझते कहीं कोई दिक्कत की बात है। हम बिहार जीतेंगे, यही कह सकते हैं। सर ये जो नारा कांग्रेस ने दिया है, नौकरी दो और पलायन रोकोगा, इन चीजों को कैसे, कांग्रेस के पास क्या कोई ग्राउंड प्लान है जिन चीजों को लेके वो जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये नारा इन्होंने एक बुलंद किया है जिसको हम अचीव कर सकें? देखिए क्योंकि बिहार हमेशा से एक देखिए लगभग बीमारू राज्य का एक दर्जे में लगभग रहा है, और लोगों का परसेप्शन ऐसा ही है कि एक पिछड़ा हुआ राज्य है जहाँ कुछ नहीं है। देखिए हम जो कहते हैं उसके पीछे बैकग्राउंड होता है। बैकग्राउंड ये है कि जब बिहार एकीकृत था, जब झारखंड अलग नहीं हुआ था, उस टाइम बिहार पे कितना फोकस रोजगार को लेके हुआ था कि एचईसी प्लांट भी बनाया गया था, बोकारो स्टील प्लांट भी बना था, सिंदरी का खाद कारखाना भी बना था और कई ऐसे चीनी मिल थे जो सब जगह चलते थे। सरकारी गैर सरकारी सभी चीजों में, उद्योगों में हम लोगों ने काफी काम किया था उद्योग के क्षेत्र में। लेकिन जब से ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई, जब से आना शुरू हुई, यूं कहिए कि जब से आना शुरू हुई, तब से कहीं ना कहीं जो सरकारी नौकरियां थी वो खत्म की जाने लगी। अब हम एश्योर इस तरह से कर सकते हैं कि भाई अग्निवीर है। अग्निवीर कहां से लाया हुआ प्रोजेक्ट है? ये गुजरात का प्रोजेक्ट है जिसमें ठेके पे सिपाही रखे जाते हैं। गुजरात में सिपाहियों को 7 से 10 हजार रुपए पे बहाली की जाती थी या की जाती है, और वही कंसेप्ट यहां पे लाया गया पूरे देश में। अब वही अग्निवीर का कंसेप्ट फिर बिहार में इस पर सत्ता आने के बाद जो सिपाही की बहाली होगी उसमें 7 हजार रुपए पे सिपाही को बहाली की जाएगी, 10 हजार रुपए पे बहाली किया जाएगा। तो वो जो जिस तरह से रोजगार देना चाहते हैं उससे बेहतर तरीके से हम रोजगार देते हैं, वो लोग जानते हैं। वो ऐसा नहीं है, पूरे भारतवर्ष में रोजगार देने का काम और सरकारी नौकरी देने का काम हम ही लोगों ने किया था। जब से, बोलना नहीं चाहिए, अब तो स्वर्गीय हो गए प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से आउटसोर्सिंग का काम शुरू हुआ। और ये जो आउटसोर्सिंग का काम शुरू हुआ, तो जिस शहर में मैं रहता हूं बोकारो स्टील प्लांट, यहाँ पे स्टील प्लांट के क्वार्टर्स बेचे जाने लगे। उसी दिन से दुर्दिन शुरू हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। एचईसी को भी बंद के कगार पर पहुंचा दिया गया, जहां हजारों हजार मजदूर काम करते थे और वो सब यही बिहार के ही लोग करते थे। बिहार झारखंड के लोग मिलके उसमें काम करते थे चूंकि एकीकृत बिहार था। तो निश्चित रूप से हम उद्योग को बढ़ावा देंगे, साथ ही साथ जो बैकलॉग है नौकरियां की उसको भरने का काम करेंगे। अब ये ठीक है कि चुनाव के दबाव में आकर के आप भरना शुरू किए हैं, ये सरकार ने भी शुरू किया है, तो हम उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे और जो परीक्षाओं में गड़बड़ियां होती है उसको भी हम रोकने का काम करेंगे, ताकि सही युवा को सही नौकरी मिल सके, जो उसका हकदार है उसी को उसका हक मिले। राजेश सर, जैसे आपने बताया कि उद्योग धंधा को आप कहीं ना कहीं सपोर्ट देंगे, प्लस उन चीजों को रिवाइव करेंगे। जिस अलायंस के साथ कांग्रेस बिहार में है, आरजेडी, उसका कहीं ना कहीं एक अपोजिट एक इमेज है कि जब एनडीए से पहले कांग्रेस रही, कांग्रेस ने चलाया, प्लस जो बाकी का टाइम था वो कहीं आरजेडी आरजेडी के साथ सपोर्ट में चली। और यही एक टाइम था जब बिहार के सारे उद्योग धंधे, जो इन्वेस्टर्स थे, वो सब बंद हो गया, लोग पलायन के, वही एक फेज था जिसमें सबसे ज्यादा बिहार में पलायन हुआ, सारे उद्योग धंधे बंद हो गए और क्राइम रेट सबसे पीक पे था। तो आपको लगता है कि अगर आरजेडी के साथ कांग्रेस अगर चुनाव लड़ती है और सरकार बनाती है, तो ये सब चीज कर पाएगी? क्योंकि आरजेडी की एक टोटली डिफरेंट परसेप्शन है और अलग तरीके से सत्ता चलाती है। देखिए, जो ये सब होता था उस टाइम नीतीश कुमार जी साथ होते थे जनता दल में, सब ये सब कारनामा कराने में ये नीतीश कुमार जी मास्टर होते थे। बाद में वो अलग हुए तो धीरे धीरे उनका प्रादुर्भाव कम हुआ और अब बिल्कुल खत्म हो जाएगा।
मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि जो 15 साल में जो अभी नीतीश कुमार जी हैं, इन्होंने कितने उद्योग धंधे लगवा दिए, कितने लोगों का पलायन रोक दिया। कभी इसका डाटा उन्होंने दिया है? कोई बड़ा उद्योग भारत सरकार का वहां लगा है? कोई नहीं लगा। भारत सरकार ने अगर एक सुई की भी फैक्ट्री बिहार में खोली हो विद द कोलोबरेशन ऑफ बिहार गवर्नमेंट, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, ये तो काम हुआ है उद्योग में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर सच पूछिएगा तो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों को छला गया है। कभी नीतीश कुमार जी विशेष पैकेज मांग के छलते रहे, और कभी वो लोग विशेष विशेष पैकेज देने की बात कह के छलते रहे। बिहार के साथ छल ही छलावा हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। तो हम समझते हैं हम ईमानदारी से काम करेंगे। और ये सही है कि कई बार रीजनल पार्टी के बारे में लोग इस तरह की बात करते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि झारखंड में भी हमारी सरकार चल रही है और हमने एक मजबूत सरकार देने का काम किया है। उद्योग धंधा का भी विकास हो रहा है, सारी चीजें हो रही है। अब ये मीडिया का आया जाता है, उसको भी रोकना हमारा प्राथमिकता होगा। जब सरकार में आएंगे तो उस पर भी काम करेंगे कि कैसे ऐसे लोगों को रोका जाए जो अफवाह फैला करके गणेश जी को दूध पिलवा देते हैं। तो वैसे लोगों को भी रोकने का हम काम करेंगे। और लालू जी जो हमारे नेता हैं गठबंधन के, वो सब इन सब चीजों को समझते हैं और हम समझते हैं कि उनका भी हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहा है। और हम लोग सब लोग जब मिल करके काम करेंगे तो अच्छा काम करेंगे। लेकिन हम कांग्रेस के कॉस्ट पे कोई भी अनर्गल काम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस संगठन पूरी मजबूती के साथ अपना संगठन बना रहा है। संगठन चुनाव लड़ने के मोड में जा रहा है। फिर अपनी ताकत को समझते हुए कैसे हम लोगों को एक गठबंधन बनाना है ताकि वो मजबूत गठबंधन हो, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। जी सर, आपने जैसे अपने नारे के ऊपर एक चीज बोली, कांग्रेस जो भी करती है वो ग्राउंड प्लान के साथ करती है। तो इसी संदर्भ में देखें, जिस तरीके से कांग्रेस ने एक हिमाचल प्रदेश से गवर्नमेंट ले लें या चाहे तेलंगाना के ले लें, हिमाचल प्रदेश में जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जीडीपी के नंबर्स है, बहुत बहुत अच्छे नहीं है। इवन पीछे जो हिमाचल भवन था वो एक मॉर्गेज करना पड़ा था। प्लस पीछे अभी कई सारी इंफॉर्मेशन ये आई है न्यूज की, लोगों की सैलरी डिले है ड्यू टू फंड क्राइसिस। सिमिलरली तेलंगाना के जो सीएम है रेवंत रेड्डी, उनका एक लेटेस्ट इंटरव्यू था, उनके पास फंड ही नहीं है स्टेट में 500 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए कैपेक्स में, उसके लिए फंड नहीं। तो आपको लगता है कि अगर बिहार में अगर ये सब चीज आप गवर्नमेंट जॉब और इन चीजों पे ही स्पेंड कर देंगे, तो उद्योग धंधे या बाकी सोशल वेलफेयर की एक्टिविटीज जो काम है वो आप मैनेज करने में उसी तरीके से फेल हो जाएंगे अल्टीमेटली, जैसे आप तेलंगाना आज देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश हम देख लें। नहीं नहीं, देखिए अब फेल कहीं नहीं हुए हैं। ये भी एक प्रचार प्रसार का हिस्सा है। फेल हम कहीं भी नहीं हुए हैं, सारा सब कुछ ठीक चल रहा है। फेल तो जो लोग वो हुए हैं जो दिल्ली में वादा करके कि 2500 रुपया देंगे, वो नहीं देने का काम कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, हम तेलंगाना जन की अगर मैं बात करूं तो तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने खुद बोला है कि हमारे पास फंड नहीं है। सेम चीज हिमाचल प्रदेश की नहीं गवर्नमेंट की है, जो इन्होंने अभी रिसेंटली ऑर्डर किया है कि टेम्पल्स से जो है वो फंड लेने के लिए उन्होंने का ऑर्डर अरे इशू नहीं, किया। आपको पता होगा कि जो पिछली सरकारें थी किस तरह से बेतरतीब तरीके से लूटने का काम किया है, हिमाचल को भी और तेलंगाना को भी। और हमने जो वादा किया उसको हमें पूरा भी करना है। तो हम वादा नहीं पूरा करते हैं तो वो गलत बात होगी। वादा पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, उसको भी हम दूर करेंगे, उसके भी उपाय खोजे जा रहे हैं। उस पर भी काम हो रहा है। जब भी कोई काम होता है तो उस पर कई तरह की क्रिया प्रतिक्रिया होती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि दिल्ली में हम सारी बात कह करके कि 2500 रुपया देंगे और जब सरकार बन गई तो उसका कोई अता पता नहीं है। आपने देखा झारखंड में भी लोग इस तरह का अफवाह हो रहा है कि भैया पैसा देना बंद कर दिया, 2500 रुपया दे रहे थे अब खत्म हो गया, कुछ नहीं। हमने होली के अवसर पर माताओं बहनों को 2500 रुपया 3 किस्त जो बकाया था वो देने का काम किया है। केंद्र सरकार हमारे पैसे को रोक करके कहीं ना कहीं हमें नीचा दिखाने का काम करती है। जैसे हमारा केंद्र सरकार से 1,41,हजार करोड़ रुपया केंद्र सरकार पर बकाया है, हमारे रॉयल्टी का पैसा हमें नहीं देती। वो नहीं देती है कि ये जो वादा किए हैं उस पर फेल हो जाए। तो हम समझते हैं कि उन सारी चीजों को ये डबल इंजन सरकार बता करके यही तो ये बताना चाहते हैं कि हमारे हमारे को कर दो तो हम तुम्हें लाभ देंगे।
और वो लाभ आज दिल्ली के लोग पछतावा कर रहे हैं। आप तो दिल्ली में रहते हैं, तो बहुत सारे लोगों की बात सुनते होंगे और लगता होगा कि सही में ये लोग ठगे गए हैं। तो हम लोग ठगने का काम नहीं करते हैं। हम जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, और जब भी कोई काम करते हैं तो मुकम्मल सोच समझ के करते हैं। कर्नाटक के बारे में भी इस तरह की बातें कही गई। देश में कई राज्य इस तरह की योजनाएं चला रहे हैं। दूसरे राज्यों की चर्चा क्यों नहीं होती है? क्योंकि मीडिया को जो कहा जाता है उतना ही चलाती है, तो उससे भी कई तरह की भ्रांतियां फैलती है। और उसमें हमारे नेता सच्चे नेता हैं। अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है तो रेवंत रेड्डी जी ने कहा। बाकी इतने झूठे और बड़बोले नेता हैं कि पूछिएगा कि आपके मामा जी का क्या नाम है, तो फूफा जी का बताएंगे। फूफा जी का पूछिएगा तो चाचा जी का बताएंगे। ये उनकी माने आदतों में शुमार है, या यूं कहिए वही ट्रेनिंग मिली हुई है। तो हम लोग महात्मा गांधी के चाहने वाले लोग हैं। महात्मा गांधी के राह पर चलते हुए कैसे शांतिपूर्वक हम किला फतह करें और कैसे लोगों को राहत दे पाए, अहिंसा का जो उनका संदेश है वो घर घर तक पहुंचा पाए। एक जो समाज में हिंसा का वातावरण बन रहा है, या नफरत और दहशत का माहौल बन रहा है, उसको कैसे मोहब्बत में बदल पाए, उसके लिए हम लोग ज्यादा चिंतित हैं, ना कि और बातों के लिए। सर एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। कांग्रेस एक एक जो बिहार के एक जंगल राज की एक परसेप्शन, एक इमेज जो है वर्ल्ड वाइड, जो आज तक हम देख रहे हैं, जो आज तक लोगों के माइंड में, वो परसेप्शन में, वो आज भी वो लोग यही कंसिडर करते हैं बिहार का एक जंगल राज वाला मॉडल। इस चीज से कांग्रेस कैसे स्टेट परसेप्शन इन चीजों को निकालेगी अगर लालू प्रसाद यादव जी के साथ कांग्रेस फिर इलेक्शन में जाती है? देखिए, लोग अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए अपने स्टेट को अपमानित करने का काम करते हैं। वैसे लोगों को बिहार के लोग शिकस्त देने का काम करेंगे, जो लोग लगातार इस तरह के नारे दे करके ये बताने का देश और दुनिया में काम करते हैं कि जंगल राज है और इसीलिए कोई उद्योग वहां लगता नहीं है। तो ऐसे लोगों को हमें पहले ठीक करना है, जो इस तरह की बात करते हैं। जैसे कश्मीर में लोगों को डरा के रखते हैं। आप कश्मीर जाइए, कितना शांतिपूर्ण है सब। हमने अभी पीछे करीब महीना गुजारा वहां, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पूरे इलेक्शन आवर्स में गुजारे, वहां कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप बात कीजिए तो बोलेंगे अरे दहशत गर्द रहते हैं, वहां जाओगे तो हत्या हो जाएगी। बिहार में उसी तरह का माहौल बनाया गया। और दुर्भाग्य ये है कि लोगों को डराने के लिए अभी तक अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए नीतीश कुमार से लेकर जितने उनके दल के नेता और जितने पिछलग्गू भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये सब लोग एक ही बात कहते हैं, जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। अरे क्यों बिहार को बदनाम कर रहे हैं? बिहार के लोग जंगल में रह रहे हैं। तो इस बार बिहार के लोग भी मूड में हैं कि जो लोग बिहार को जंगल राज बोलते हैं उनको बदल देना है। जी सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।